हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे इस वाले वीडियो के मुद्दे के ऊपर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन। चैनल का नाम आपको दो प्रकार से मिलेगा, या तो आचार्य सीए फाउंडेशन दिखेगा या तो श्रीनिधि बोरीकर सीए फाउंडेशन दिखेगा। यूट्यूब में कुछ तो ग्लिच शुरू है जिसकी वजह से मेरा नाम प्रॉपरली अपडेट नहीं हो पा रहा है चैनल का। तो अगर आपको श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट के नाम से चैनल ना मिले तो आचार्य सीए श्रीनिधि बोरीकर सीए फाउंडेशन के नाम से चैनल ना मिले तो आचार्य सीए फाउंडेशन, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उस तरीके से आप ढूंढिए। इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन, वीडियोस को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, रिवीजन वीडियोस को जो कि आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए अवेलेबल होने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। दो जगह से, पहले तो आपका होम सेक्शन है, दूसरा वीडियो सेक्शन है। वीडियो सेक्शन में आप प्रॉपरली सारे वीडियोस को एक्सेस कर पाओगे। नेक्स्ट स्टेप इज प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसका नाम है द अल्टीमेट रिवीजन बैच दिसंबर 2025 बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये यहाँ पर आपको सारे के सारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के रिवीजन वीडियोस अवेलेबल होने वाले हैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास चार ऑप्शन है। थंबनेल डिजाइन करो प्रॉपरली, थंबनेल में सब कुछ एक साथ नहीं बताया जा सकता। दूसरा, टाइटल, वहां पे भी वीडियो का जो टाइटल होता है वहां पे भी लिमिटेड स्पेस है। तीसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और चौथा होता है कमेंट सेक्शन। तो चारों जगह पर मैंने आपको आसानी से वीडियो आसानी से मिले इस तरीके से डिजाइन इंफॉर्मेशन को डिजाइन करके प्रॉपरली इंफॉर्मेशन वहां पर दी है। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो तो आपके पास उतना समय नहीं होता कि हर बार वीडियो पे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वीडियो खोलो या ये सारे तामझाम करते बैठो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक एक्सेल शीट डिजाइन की है। उस एक्सेल शीट में बिल्कुल सीरियल नंबर के सीरियली जितने भी वीडियोस रिवीजन बैच के अवेलेबल होने वाले हैं उन सारे वीडियोस का रिकॉर्ड प्रॉपरली लिस्टिंग इंडेक्सिंग वहां पे किया गया है। तो वहां पे आपको चैप्टर का नाम, लेक्चर नंबर, वीडियो कौन सा वीडियो में कौन से टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, वीडियो का लिंक, उसका ड्यूरेशन, सब कुछ एक जगह पर मिलने वाला है। यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर आखिरी चैप्टर जो है उसमें जितने भी वीडियोस होंगे, 1 से लेकर n नंबर तक जितने भी वीडियोस आपके बनेंगे वो सारे के सारे वीडियो आपको एक ही जगह पर टोटल लिस्ट मिल जाएगा। ये एक्सेल शीट आपको एक एनहांस्ड विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगी रिगार्डिंग रिवीजन लेक्चर्स। तो उस एक्सेल शीट का आप सही तरीके से यूज करिए जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है, जो लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में दे दिया है। आप वहां पे जाके सीए फाउंडेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ढूंढिए और ज्वाइन करिए। क्योंकि जो बेसिक कम्युनिकेशन रहेगा मेरे और आपके बीच में, या फिर जो फाइल्स शेयर करनी है या कुछ वीडियो शेयर करने हैं, तो वो टेलीग्राम चैनल पे सारे अपडेट्स आने वाले हैं। हर एक चीज़ यूट्यूब के ऊपर आपको प्रोवाइड करना मेरे लिए फिजिबल नहीं है। यूट्यूब के ऊपर हमारा केवल एजुकेशनल मटेरियल रहेगा, बाकी जो भी जनरल कम्युनिकेशन है वो टेलीग्राम चैनल से हम कंडक्ट करने वाले हैं। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस वाले वीडियो के मुद्दे के ऊपर। तो मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ, पिछले वीडियोस को के साथ आपको कनेक्ट करा देता हूँ। हमारा सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसकी रिवीजन शुरू है जो आप यहाँ पे बैनर पे भी देख सकते हो। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 पे अभी शुरू किया है हम लोगों ने। चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसमें सबसे पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्टरी पोर्शन। इंट्रोडक्शन वाले यूनिट में भी सबसे पहला टॉपिक आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन। उसमें हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 का रिवीजन कर लिया है। दोनों वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हो चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं यूनिट 1 का टॉपिक 1 जो है इंट्रोडक्शन, उसमें सब टॉपिक नंबर 3 जो है व्हाट इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट। इस टॉपिक को हम ये वाले वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। तो बिल्कुल फोकस लगा के रखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारी ये जो स्पीड होने वाली है रिवीजन बैच में थोड़ी सी ज़्यादा होगी। जो रेगुलर बैच होती है वहाँ पे हम आराम से समय लेके हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन रिवीजन बैच का मोटिव क्या होता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है उन चीज़ों को रिवाइज करना, ताकि हमारी मेमोरी जो है फ्रेश हमेशा रहे टिल वी पास द एग्जाम। तो आ जाओ,
टॉपिक नंबर 3 क्या कहता है? व्हाट इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट। अब ये जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, जो इकोनॉमिक्स का डिसिप्लिन है, इसमें क्या टॉपिक्स के बारे में पढ़ाई होती है, ये हमें किस तरीके से एम्पावर करेगा, हमें किस तरीके से एनेबल करेगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चलेगी। पॉइंट नंबर 1 में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। पॉइंट नंबर 2 में हम देखेंगे मॉडर्न नियो क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे ग्रोथ इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। पॉइंट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे फ्लक्चुएशंस इन प्रोडक्शन एंड इनकम। पॉइंट नंबर 5 इकोनॉमिक इश्यूज इन डे टू डे इवेंट्स। एंड पॉइंट नंबर 6 एनालिटिकल अप्रोच इन इकोनॉमिक्स। तो कुल मिलाकर जब हम ये 6 मुद्दे रिवाइज कर लेंगे, तब ये जो हमारा सवाल है व्हाट इकोनॉमिक स्टडीज अबाउट, इसका जवाब हमें हमारे दिमाग में क्लैरिटी के साथ मिल जाएगा। तो आ जाओ, मैं आपको लेके चलता हूं नोट्स में टॉपिक नंबर 3 के ऊपर। ये लो, आ गया जी हमारा टॉपिक नंबर 3, व्हाट इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट। सबसे पहले तो हम इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है, जो हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के लिए रिलेवेंट है, वो देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, economics is the study of the processes by which the relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of human beings in a society. Point number 2, of course, the available resources will be effectively used when they are allocated to their highest valued uses. Point number 3, economics is thus the study of how we work together to transform the scarce resources into goods and services to satisfy the most pressing of our infinite wants and how we distribute these goods and services among ourselves. तो बेसिकली ये तीनों पॉइंट पढ़ने के बाद हमें केवल एक जिस्ट मिलता है। वो जिस्ट क्या होता है? सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड वांट्स है, लेकिन उसको फुलफिल करने के जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है वो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, वो स्केयर्स रिसोर्सेस होते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक्स है, ये हमें इस तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करता है कि हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स है उनको हमें इस तरीके से अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेस, तो लिमिटेड रिसोर्सेस को हमें इस तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि हमारी मैक्सिमम पॉसिबल जो वांट्स या डिजायर्स है उसे हम फुलफिल कर सके, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से या मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन से हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अचीव कर पाए या अटेन कर पाए। ये जिस्ट है आपके इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन का। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस बाय विच द रिलेटिवली स्केयर्स रिसोर्सेस, यानी जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो किस चीज़ की पढ़ाई करता है? वो कुछ प्रोसेसेस की पढ़ाई करता है जिन प्रोसेसेस का यूज़ करके जो रिलेटिवली स्केयर्स रिसोर्सेस है, यानी जो लिमिटेड अमाउंट के रिसोर्सेस है, हम उनको इस तरीके से एलोकेट करें ताकि हमारे जो कंपीटिंग वांट्स है, यानी बहुत सारे जो हमारी नीड्स है, नेसेसिटीज़ है, हम उनको इस तरीके से सेटिस्फाई कर सके, हम अपने नीड्स को बेसिकली सेटिस्फाई कर सके। ये पहला पॉइंट आपको बताता है। यानी हम ऐसी प्रोसेसेस को डिवाइस करें, ऐसी प्रोसेसेस को डेवलप करें जिनसे हमारी सोसाइटी में जो ह्यूमन बीइंग्स की वांट्स है, हम स्केयर्स रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके हमारी नीड्स या वांट्स या डिजायर्स को फुलफिल कर सके। पॉइंट नंबर 2, ऑफ कोर्स द अवेलेबल रिसोर्सेस विल बी एफिशिएंटली यूज्ड when they are allocated to the highest valued uses। जब हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उन 4 ऑप्शंस में से हम फिर प्रायोरिटी सेट करते हैं कि सबसे पहले हमें ये फुलफिल करना है, ये फुलफिल करना है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट नीड या वांट हम ऊपर रखेंगे एंड फॉलोड बाय देयर इंपॉर्टेंस। तो इस तरीके से हम प्रायोरिटाइज करेंगे और जितने रिसोर्सेस हमारे पास है उन रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे टू फुलफिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स फर्स्ट एंड देन अदर नीड्स। Point number 2, economics is thus the study of how we work together to transform the scarce resources into goods and services to satisfy the most pressing of our infinite wants and how we distribute these goods and services among ourselves। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली हमें क्या बताता है कि हम एक सोसाइटी के तौर पर एक साथ काम करते हैं टू ट्रांसफॉर्म द स्केयर्स रिसोर्सेस इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली
मार्केट में बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की वजह से डिमांड एंड सप्लाई का गेम शुरू होता है और इस डिमांड एंड सप्लाई के गेम को ही हम मार्केट कहते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनकी डिमांड्स होती है, उन डिमांड्स को जो एंटरप्रेन्योर होता है वो आइडेंटिफाई करता है, फिर उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए वो स्पेसिफिक गुड्स या प्रोडक्ट्स को डेवलप करता है। फिर बेसिकली जो एंटरप्रेन्योरशिप का खेल है वो भी इकोनॉमिक्स के स्टडी मैटर को यूज करता है डिमांड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड है। फिर एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए किस तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए वो फाइनलाइज करेगा, मार्केट से रॉ मटेरियल एंड रिसोर्सेज खींचेगा, यानी लैंड लेबर कैपिटल एंड आपका चौथा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। इन चार रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा, रॉ मटेरियल यानी जो इनपुट होता है उसको आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करेगा और मार्केट में जाके गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करेगा। बेसिकली रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करेगा यानी इनपुट, प्रोसेस करके उसको आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करेगा एंड देन मार्केट में वो सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इकोनॉमिक्स का पॉइंट नंबर 3 जो डेफिनेशन है वो हमें यही चीज बताता है। इकोनॉमिक्स इज दस द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म द स्केयर्स रिसोर्सेस, यानी एज अ सोसाइटी, एज अ एंटरप्रेन्योर्स हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमारे सिस्टम्स को डिजाइन करते हैं ताकि जो स्केयर्स रिसोर्सेस है हम उन्हें ट्रांसफॉर्म कर पाए फ्रॉम रॉ मटेरियल इनटू प्रॉपर गुड्स एंड सर्विसेज, और जो सोसाइटी में डिमांड है उस डिमांड को हम फुलफिल कर पाए और गुड्स एंड सर्विसेज को हमारे सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो ये होता है इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। तो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है आपको 3 पॉइंट्स में यहाँ पर दी गई है। पॉइंट नंबर 2, मॉडर्न नियो क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। This definition of economics with the narrow focus on using the relatively scarce resources to satisfy human wants is the domain of modern neoclassical microeconomic analysis। अब ये जो ट्रेडिशनल यानी जो बेसिक डेफिनेशन यानी जो सबसे फाउंडेशनल डेफिनेशन बताई गई है इकोनॉमिक्स की, वही मॉडर्न नियोक्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करने का बेस बनता है। पॉइंट नंबर 2, despite being correct, it is incomplete as it brings to our mind the picture of a society with fixed resources, skills and productive capacity. Deciding on what specific kind of goods and services it ought to produce with the given resources and how they ought to be distributed among the members of the society. However, two of the most important concerns of modern economies are not fully covered by this concept। यानी ये जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, इसमें सब कुछ आपका सही है लेकिन इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न्स जो है जो मॉडर्न इकोनॉमीज में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें पूरी तरीके से एड्रेस नहीं किया गया है। और वो कंसर्न्स कौन से हैं? तो वो कंसर्न्स आपका आता है सबसे पहले ग्रोथ इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। जब ये वाली डेफिनेशन बनी थी तो ये डेफिनेशन आपको एक पिक्चर देती है कि हमारे सोसाइटी में रिसोर्सेस लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, यानी हमारे पास कुछ कमी है ऐसा एहसास आपको दिलाती है। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी में अब ये जो डेफिनेशन बनी थी ट्रेडिशनल वाली, ये पुराने समय में बनी थी जब इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। तो आज के समय के हिसाब से मॉडर्न नियो क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के हिसाब से हमें जो प्रोडक्शन कैपेसिटी में करंट पीरियड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो मशीन्स आई है जिन्होंने ह्यूमन इंटरवेंशन को रिप्लेस करके मशीन से प्रोडक्शन करना शुरू किया है, तो उसकी वजह से हमारे ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। ये पहला कंसर्न है जो फाउंडेशनल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कवर नहीं करती। दूसरा कंसर्न क्या है? फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन एंड इनकम। कोई भी इकोनॉमी में किसी भी व्यक्ति का या किसी भी सोसाइटी का जो इनकम या प्रोडक्शन लेवल्स होती है वो हमेशा ऐसी स्टैग्नेंट लाइन में नहीं जाएगी, या तो इनकम बढ़ेगा या तो इनकम डिक्लाइन होगा, यानी इनकम में फ्लक्चुएशन होते रहेगा, या तो प्रोडक्शन कैपेसिटी हमेशा बढ़ते रहेगी या थोड़ी सी कम करते रहेगी। इसका मतलब क्या कि जो इनकम है, इनकम लेवल अगर आपका बढ़ता है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, ज़्यादा पैसा अगर लोगों के पास है तो वो ज़्यादा खर्चा करेंगे। इसका मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ने वाला है और थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो ये क्या डिपिक्ट करता है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया तो लोग डिमांड करेंगे, तो आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमेशा उस डिमांड को मीट करने के लिए बढ़ानी पड़ेगी। उसी के समय में अगर मार्केट में यानी इनकम लोगों के घटते हैं तो लोग अपना खर्चा करना कम कर देते हैं।
जो लग्जरी स्पेंडिंग होता है, यानी रेस्टोरेंट में खाना खाना, ट्रैवलिंग करना, महंगे महंगे कपड़े खरीदना, महंगी एक्सेसरीज खरीदना, ऑटोमोबाइल खरीदना लोन लेकर, घर खरीदना, ये सब मार्केट में कम हो जाता है। तो जब मार्केट से पैसा गायब होने लगता है, लोगों की इनकम कम हो जाती है, तो मार्केट की जो डिमांड होती है वो भी सर्टन प्रोडक्ट्स के लिए डिक्लाइन करती है। तो जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो आपकी इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो कोई काम की नहीं है। मार्केट में जितना डिमांड है उतना ही प्रोडक्शन आपको करना चाहिए। तो बेसिकली इकोनॉमी में हमेशा फ्लक्चुएशन एग्जिस्ट करेगा, कोई भी इकोनॉमी ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी। या तो इकोनॉमी थोड़ा सा ग्रो करेगी, या तो इकोनॉमी डिक्लाइन करेगी, या फिर फ्लक्चुएशन होते रहेगा। तो ये दो जो कंसर्न्स है, ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, उसको प्रॉपरली पूरी तरीके से एड्रेस नहीं करती है। वो केवल दो चीज़ों को एड्रेस करती है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। तो अब मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन कैसे गेन किया जाए, इस डिसीजन मेकिंग के ऊपर पूरा का पूरा फोकस ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन रखती है। लेकिन मॉडर्न नियो क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जो है वो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी में जो ग्रोथ हुई है उसको भी आइडेंटिफाई करता है, और जो फ्लक्चुएशंस होते हैं किसी भी इकोनॉमी में उसको भी आइडेंटिफाई करता है। फिर पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है हमारा, ग्रोथ इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। On the other hand, we find that the productive capacity of modern economies has grown tremendously. यानी जब मैन्युअली हम काम करते थे विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, विदाउट यूज ऑफ मशीनरीज, तब हमारा प्रोडक्शन का कैपेसिटी बहुत कम था। लेकिन जब से ऑटोमेशन आया, जब से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा पैमाने पर बनने लगी है, डिस्ट्रीब्यूट होने लगी है, अलग अलग तरीके की ऑटोमेटिक मशीन्स आई है, तो हमारी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी में ट्रिमेंडस राइज हुआ है। फिर पॉइंट नंबर 2, पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स हैव इंक्रीज्ड। यानी एजुकेशन लेवल बढ़ी है, लिटरेसी बढ़ी है, पॉपुलेशन लेवल भी बढ़ी है, यानी स्किल्ड वर्कफोर्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। न्यू सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स हैव बीन डिस्कवर्ड, जैसे रेयर अर्थ मटेरियल होता है जिसकी वजह से कंप्यूटर्स, मोबाइल्स एंड टैब्स, अलग अलग डिवाइसेस बनते हैं, बेसिकली जो सेमीकंडक्टर की माइक्रो या चिप्स होती है वो बनती है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के रेयर अर्थ मटेरियल का भी डिस्कवरी हुआ जो पुराने समय में डिस्कवर नहीं हुए थे। एंड न्यू एंड बेटर प्लांट एंड इक्विपमेंट हैव बीन मेड अवेलेबल ऑन फार्म्स एंड इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। बेसिकली इकोनॉमी के हर एक सेक्टर में जहाँ पे पॉसिबल हो सका, जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता थी, वहाँ पर उन्होंने मशीनरीज में पैसा इन्वेस्ट किया है, और उन मशीनरीज को अप्लाई करने की वजह से, कमीशन करने की वजह से उन सेक्टर्स की कैपेसिटी जो है प्रोडक्शन की वो बहुत बढ़ गई। पॉइंट नंबर 3, नॉट ओनली हैज द क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेस इंक्रीज्ड, देयर क्वालिटी हैज आल्सो इम्प्रूव्ड सब्सटैंशियली। यानी हमने क्वांटिटी तो इंक्रीज की प्रोडक्शन की, साथ साथ हमारी क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। तो ये जो क्वांटिटेटिव जंप एंड क्वालिटेटिव जंप है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, ये जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, ये उसको पूरी तरीके से इस फैक्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। फिर पॉइंट नंबर 4, बेटर एजुकेशन एंड न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स have raised the productivity and labor force and has led to the discovery of completely new kinds of natural resources such as shale gas and new alternative greener sources of energy such as solar and wind power. अब सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, विंड एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, पानी जो बहते रहता है वहाँ पे बहुत सारा, जहाँ पे पानी है जो माउंटेन से आता है, वहाँ पे हमने अलग अलग प्रकार के बांध यानी डैम्स क्रिएट किए हैं और हाइड्रो पावर प्लांट्स तैयार किए। तो जितने भी रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस का, नेचुरल रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करके हम लोगों ने उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी वाले एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया है। तो बहुत सारे चेंजेस, जब ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन बनी है, इकोनॉमिक्स की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन बनी थी, तब ये सारी चीज़ें डिस्कवर नहीं हुई थी जो अभी मॉडर्न समय में अवेलेबल है, जैसे कि ग्रोथ इन प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन, जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, उसमें हमें इन चीज़ों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन जो बेसिक फ्रेमवर्क है चॉइस मेकिंग का, वो हर जगह पर एप्लीकेबल आज भी है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि इस डेफिनेशन को एक्सपांड किया जाए। ये डेफिनेशन गलत है ऐसा कहना नहीं है, यानी जो मॉडर्न नियो क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस आपको डिस्कशन बता रहा है, वो डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि पहले बताई गई डेफिनेशन गलत है। ये डेफिनेशन सही है,
लेकिन समय के साथ जैसे इंडस्ट्री में इवोल्यूशन हुआ है उसी तरीके से इस डेफिनेशन को अभी इवॉल्व करने की ज़रूरत शायद आ गई है या ज़रूरत है। और उसमें जो दो फैक्टर्स है, ग्रोथ इन प्रोडक्शन कैपेसिटी इन क्वांटिटेटिव टर्म्स एंड इन क्वालिटेटिव टर्म्स, दोनों को इंक्लूड करना चाहिए। उसी के साथ साथ इकोनॉमी में जो इनकम एंड एक्सपेंसेस में, सॉरी इकोनॉमी, हाँ, इनकम और प्रोडक्शन में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसे भी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में हमें जगह देनी चाहिए। शायद ये समय आ गया है, ऐसा ये डिस्कशन आपको बताना चाहता है। देन पॉइंट नंबर 4, फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन एंड इनकम। ऑन द अदर हैंड वी नो दैट द रिजल्टिंग ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड इनकम हैज़ नॉट बीन स्मूथ, यानी एकदम बढ़िया तरीके से नहीं हुआ है, तकलीफें हमें आज भी होती है। There have been periods in which output not only failed to grow but also declined sharply. Global Financial Crisis 2007 and Corona Pandemic 2019। तो ये दो बड़े इवेंट्स थे जहां पर हमने शार्प डिक्लाइन भी देखा था इन प्रोडक्शन कैपेसिटीज एंड इन इनकम लेवल्स। तो ऐसे इवेंट्स को भी इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में जगह मिलनी चाहिए ताकि हम सही तरीके से इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या पढ़ाता है आपको, उसका फाउंडेशन क्या है, वो अच्छे तरीके से लोगों को समझा सके। पॉइंट नंबर 3, ड्यूरिंग सच पीरियड्स फैक्ट्रीज, वर्कर्स एंड अदर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैव रिमेन्ड आइडल ड्यू टू इनसफिशिएंट डिमांड। तो बेसिकली मार्केट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपकी तभी तक है जब तक मार्केट में डिमांड है। अगर मार्केट में डिमांड डिक्लाइन होते चली गई तो आपका एक्स्ट्रा सप्लाई क्रिएट करके कोई मतलब नहीं बनता है। और यहीं पे जो भारत की पॉपुलेशन है 120 करोड़ से भी ज़्यादा, ये हमारे लिए एक एसेट बनती है। अब हमें ये ध्यान देना है कि इन 120 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जेब में पैसा कैसे आएगा, ताकि मार्केट में जो डिमांड है वो डिमांड कैसे बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू गैदर द फंड्स एंड टू जनरेट द रिक्वायर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स हमारे लिए किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम कहते हैं, जैसे कि भारत एक युवा देश है, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर यंग पॉपुलेशन अवेलेबल है। तो यंग पॉपुलेशन मीन्स व्हाट, अभी हमारी लाइफ ग्रो करेगी, हमें बहुत सारी चीज़ों की डिमांड मार्केट में मिलने वाली है। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में इन्वेस्ट करके डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का रिक्वायर्ड सप्लाई जनरेट करो। तो ये बेसिक चीज आपको ध्यान में रखनी है। Economics therefore concerns itself not just with the crucial concern of how a nation allocates its resources, scarce productive resources to various uses. It also deals with processes by which the productive capacity of these resources is increased and the factors which in the past have led to sharp fluctuations in the rate of utilization of these resources। तो बेसिकली चॉइस मेकिंग या डिसीजन मेकिंग में इकोनॉमिक्स आपको मदद करेगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है क्वांटिटी में इंक्रीज या क्वालिटी में इंक्रीज, और उसी के साथ जो फ्लक्चुएशंस होते हैं इनकम में या प्रोडक्शन में, तो इन सारे फैक्टर्स को आपको इन सारे फैक्टर्स के साथ आप किस तरीके से डील करोगे ये भी इकोनॉमिक्स आपको समझाता है। फिर पॉइंट नंबर 5, इकोनॉमिक इश्यूज इन डे टू डे इवेंट्स। इन द डे टू डे इवेंट्स we come across several economic issues such as changes in the price of individual commodities as well as in general price level, economic prosperity and higher standards of living of some countries despite general poverty and poor standards of living in others, and some firms making extraordinary profits while others close down, etc. These are matters fundamentally connected with economic analysis। तो यहाँ पर बहुत कुछ ज़्यादा आपको नहीं बताया गया है, लेकिन जो डे टू डे रियलिटी होती है मार्केट की वो आपको बताया गया है। मार्केट में क्या कहा गया है कि बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि प्राइसिंग का चेंज होना, इंडिविजुअल कमोडिटी या जनरल प्राइस लेवल का चेंज होना। कहीं कहीं पर आप देखोगे, जैसे अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में जितने भी देश है, जितनी भी कंट्रीज़ है, सब कंट्रीज़ एक जैसी प्रॉस्परस नहीं है। कोई कंट्री गरीब है, कोई कंट्री मीडियम इनकम वाली है, कोई कंट्री रिच कंट्री है। तो इस तरीके से बहुत इनकम लेवल्स जो है हर एक की अलग अलग है, ये बात आपको ध्यान में आता है। उसके बाद में सेम मार्केट में
कोई बिजनेसेस है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस प्रोवाइड यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और कोई बिजनेसेस ऐसे हैं कि वो बहुत ही कम प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं, कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या कस्टमर्स उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते और इसके वजह से उनका रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता है। रेवेन्यू जनरेशन नहीं हुआ तो कॉस्ट उनकी रिकवर नहीं होगी और इस वजह से बिजनेसेस को क्लोज डाउन करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आप देखो, पॉइंट नंबर 1 में आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई गई, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 जो है वहां पे आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई गई। जो ट्रेडिशनल बेस है इकोनॉमिक्स का, वो ट्रेडिशनल बेस क्या कहता है, सोसाइटी में लिमिटेड रिसोर्सेस है, अनलिमिटेड वांट्स है, और इकोनॉमिक्स हमें ये नॉलेज बेस प्रोवाइड करता है कि लिमिटेड रिसोर्सेस को, इन बहुत सारी वांट्स या नीड्स को फुलफिल करने के लिए किस तरीके से यूज किया जाए ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमें मिल सके। फिर हम मॉडर्न पीरियड में आए। मॉडर्न पीरियड में हमें पता चला कि पुराने समय में जो इकोनॉमी थी, अब वहां से हम बहुत ज़्यादा इवॉल्व होकर नए एरा में आ चुके हैं। पुराने एरा में मैनुअल प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन कैपेसिटीज कम थी। करंट एरा में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, अलग अलग नए नए रिसोर्सेज अवेलेबल है और बहुत सारा पैसा अवेलेबल है, और जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी में ग्रोथ हुई है। प्रोडक्शन यानी क्वांटिटी में भी ग्रोथ हुई है और प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। फिर इसी के साथ हमें पता चला कि मार्केट रियलिटी जो होती है, मार्केट में प्रोडक्शन या इनकम, इन दोनों के लेवल में हमेशा फ्लक्चुएशन आते रहता है। फ्लक्चुएशन के दो मेजर पॉइंट्स हमने कहाँ पे देखे, एक फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 का और एक कोरोना पैंडेमिक जब कंप्लीट लॉकडाउन था। तो ऐसे केसेस में डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या पता चला कि जैसे हमने फिर हमने प्रोडक्शन एंड इनकम देखा, उसके प्रोडक्टिव कैपेसिटी में ग्रोथ देखी, प्रोडक्शन एंड इनकम के फ्लक्चुएशंस देखे, फिर जो डेली इकोनॉमिक इश्यूज थे उनके बारे में हमें जानकारी मिली। अब धीरे धीरे आप देख रहे हो कि फाउंडेशनल जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी वो आपकी धीरे धीरे इवॉल्व होके नए नए इश्यूज आते चले गए। तो आपको जो नई चीज़ें मार्केट में दिखती है उनको भी अच्छे से ऑब्जर्व करके उनका स्टडी एनालिसिस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6, एनालिटिकल अप्रोच इन इकोनॉमिक्स। The study of economics will enable us to develop an analytical approach that help us in understanding and analyzing wide range of economic issues। बहुत सारे प्रकार के इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, तो उनका प्रॉपरली एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग में हमें इकोनॉमिक्स की पढ़ाई मदद करती है। It would also provide us with a number of models and frameworks that can be applied in different situations। अब हर बार जब हम डिसीजन मेकिंग में जाते हैं तो इकोनॉमिक्स क्या प्रोवाइड करता है, हमें सर्टन फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करता है। उन फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करके हम स्पीडी मैनर में अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स असिस्ट इन चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमॉन्ग द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल टू द डिसीजन मेकर। यानी इकोनॉमिक्स हमें क्या कहता है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, अब आपके लिए बेस्ट सुटेबल ऑप्शंस कौन से हैं, इनको बेस्ट सुटेबल ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए भी इकोनॉमिक्स आपको मदद करता है। However, it is necessary to remember that most economic problems are of complex nature and are affected by several forces, some of which are rooted in economics and others in political setup, social norms, etc. तो जो इकोनॉमिक इश्यूज है वो आपके इकोनॉमिक्स में भी रूटेड हो सकते हैं या कोई अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे पॉलिटिकल सेटअप ऑफ कंट्री, सोशल या सोशल नॉर्म्स या उस पर्टिकुलर रीजन का कल्चर, इस वजह से आपके इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। फिर एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने दिया गया है। इकोनॉमिक्स क्या बताता है आपको, इकोनॉमिक्स आपको इकोनॉमिक्स के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में मदद करता है। आपके एंड्स यानी आपके जो गोल है वो अनलिमिटेड वांट्स एंड डिजायर्स है, उसके बाद आप क्या करते हो, सारे के सारे तो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करोगे, प्रायोरिटी सेट करोगे। फिर प्रायोरिटी सेट करने के बाद आप ये देखोगे कि मेरे गोल्स अचीव करने के लिए मेरे पास कितने रिसोर्सेस है, फिर उन रिसोर्सेस को आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है और इन रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो आप क्या करोगे, जो इकोनॉमिक्स का स्टडी मैटर है उसका यूज करके आप जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेस है आप ये देखोगे कि कौन सी इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज कर से कौन से सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज है जिसको आप फुलफिल करना चाहोगे, और इस तरीके से पूरा का पूरा आपका सेटअप यानी डिसीजन मेकिंग का जो आपका फ्लो चार्ट है वो आपको मदद करता है। बेसिकली इकोनॉमिक्स
आपको बताता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपके दो क्लासेस में होते हैं, एक आपके एंड्स यानी गोल्स, दूसरा आपके मीन्स। एंड्स जो होते हैं आपके अनलिमिटेड होते हैं, तो आप सारे के सारे तो फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो आप प्रायोरिटी उसकी सेट करोगे सिक्वेंशियल मैनर में। फिर आप देखोगे आपके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के यूजेस क्या है, ऑल्टरनेटिव है। फिर आप क्या करोगे, इन ऑल्टरनेटिव यूजेस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वहां पर यानी ग्रेडेड प्रायोरिटीज के हिसाब से अपने स्केयर्स रिसोर्सेज को यूटिलाइज करोगे। तो ये जो डायग्राम है ये बेसिकली आपका एक फ्लो चार्ट बनता है डिसीजन मेकिंग का, हाउ टू यूटिलाइज स्केयर्स रिसोर्सेज टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का पूरा फाउंडेशन की जो डेफिनेशन है वो आपको बताता है। और यहीं पर हमारा जो टॉपिक नंबर 3 है, व्हाट इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट, इसका रिवीजन कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे टॉपिक नंबर 4 जो है मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, और तब जाके हमारा यानी जो लेक्चर 1 है हमारा, उसके 4 पार्ट्स हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। चलो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।